Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 15, chapter number 2, 10th Computer Science. बच्चे आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को नाम देने के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, कुछ उनके बारे में मज़ीद मैं एक ओवरव्यू दूंगा। तो आज का लेक्चर इस सब पे मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहली बात यह कि वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। बेटे, इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग अता किया है, उसमें एक ख़ास हिस्सा होता है जिसमें वो चीज़ों को महफूज करता है। कंप्यूटर में चीज़ें मेमोरी में महफूज की जाती हैं, मेमोरी में रखी जाती हैं। तो मेमोरी में जब आपने चीज़ें रखनी हैं तो मेमोरी मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होती है। मेमोरी सेल्स पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है मुकम्मल तौर पर। अब उसमें हर एक मेमोरी लोकेशन का एक मखसूस एड्रेस होता है जो कि एक नंबर होता है, और आप उस मखसूस नंबर की मदद से उस ख़ास लोकेशन तक रसाई हासिल करते हैं। बेटे, अगर एड्रेस नंबर की फॉर्म में हो तो उस तक रसाई हासिल करना एक मुश्किल मरहला है, इस सेंस में कि आप नंबर को अगर लिखते हुए आपने गलत कर दिया। जैसे फ़र्ज़ किया लोकेशन है 123, 123 कोई लोकेशन है तो आप उसको 213 लिख देते। 312 है तो उसको 213 आपने लिख दिया। तो जाना आपने किसी और मेमोरी लोकेशन पे होगा, एक्सेस आप किसी और मेमोरी लोकेशन को कर रहे होंगे। तो इस तरह से बड़े मसाइल बन जाते हैं। इन मसाइल पे काबू पाने के लिए और प्रोग्रामिंग में सहूलत देने के लिए ये किया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मदद लेके और कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस बात को फैसिलिटेट किया गया कि जब मेमोरी लोकेशंस आपको दरकार हों कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, यूज़र से इनपुट रखने के लिए, कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट्स को रखने के लिए, उन मेमोरी लोकेशंस तक रसाई बजाय ये कि उनके एक मुश्किल और पेचीदा एड्रेस जो कि एक नंबर की सूरत में उसके ज़रिए की जाए, उसकी निस्बत ये है कि उस मेमोरी लोकेशन को कोई सादा सा नाम क्यों ना दे दिया जाए जिससे उस मेमोरी लोकेशन तक रसाई आसानी से हो सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पेचीदा और मुश्किल किस्म का एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता। नंबर वो अगर बाइनरी फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हेक्सा फॉर्मेट में हो तो भी उस पर काम करना फिर भी मुश्किल है। नंबर तो नंबर्स हैं, एक आध भी आपने आगे पीछे कोई वैल्यू कर दी तो कहीं का कहीं आप पहुंच जाएंगे। तो फिर ऐसा एक मैकेनिज़्म तय किया गया कि प्रोग्रामर्स को ये सहूलत दी जाए कि जब वो अपने प्रोग्राम बनाएं और यूज़र्स जब उस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हों तो मेमोरी लोकेशंस को सादा और आसान नाम दे सकें और उन नामों के ज़रिए उन लोकेशन तक रसाई हासिल कर सकें। चुनाचे वो जो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हैं उनको वेरिएबल्स कहा गया। वेरिएबल बुनियादी तौर पे कंटेनर होता है, जैसे कंटेनर एक बर्तन की मानद होता है, बर्तन में आप कोई चीज़ डालते हैं, ऐसे ही ये मेमोरी में एक कंटेनर होता है जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है। तो वेरिएबल क्या होगा? नेम्ड मेमोरी लोकेशन होगा। कंप्यूटर में हमें मेमोरी मिलेगी, उस मेमोरी में यूज़र से लेके डेटा हमने उसमें रखना है। कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स रखने हैं तो कंप्यूटेशन के रिज़ल्ट्स रख दिए, यूज़र से डेटा लेके रख दिया, जो भी हमें स्टोर करने के लिए चीज़ ज़रूरत पड़ी वो हम उस मेमोरी लोकेशन पे रखेंगे। और उस मेमोरी लोकेशन को बजाय पेचीदा और मुश्किल एड्रेस के ज़रिए रसाई हासिल करें उस तक, उसको कोई मेमोरी लोकेशन को कोई एक यूनिक नेम दे दिया जाए, एक ऐसा मुनफरिद नाम हो जो किसी और जैसा ना हो और उस नाम की मदद से मतलूबा लोकेशन पे पहुंच जाए। तो जैसे अब देखें, अगर आप किसी स्कूल में हैं तो स्कूल का बेटे एक सर्टन एड्रेस भी होता है। फ़र्ज़ किया
उसका एड्रेस है 125C सेटेलाइट टाउन। अब उसका मतलब ये कि सेटेलाइट टाउन का C ब्लॉक और उसमें 125 नंबर जो प्लॉट है वो है 125 एक नंबर। लेकिन अगर आप उस स्कूल को सिंपली ये कह दें जी कि दायरकम स्कूल, कोई कैंपस उसका नाम देते हैं, अबू बकर कैंपस है या उमर कैंपस। अब अगरचे किसी रिक्शे वाले को या किसी पोस्टमैन को या किसी पोस्टल सर्विसेज वाले को या किसी और बंदे को उस प्लॉट का नंबर बेशक ना पता हो, लेकिन उस लोकेशन तक उस नाम की वजह से वो आसानी से पहुंच जाएगा कि अबू बकर कैंपस किधर, वो पूछेगा, लोग उसको बता देंगे, पहुंचेगा वो उसी लोकेशन। ये फ़ायदा हुआ किसी लोकेशन को कोई नाम दे दिया जाए। और मेमोरी, आपको पता है मेमोरी बहुत बड़ी होती है, इसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मेमोरी सेल्स होते हैं और उनको नंबर्स के हवाले से रेफ़र करना, याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उन मेमोरी लोकेशंस को एक ख़ास नाम दे दिया जाता है और नाम दे के फिर उन लोकेशन तक रसाई हासिल करके मतलूबा डेटा स्टोर किया जाता है। चुनांचे वेरिएबल्स ऐसी नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हैं या ऐसे कंटेनर्स हैं जिनमें यूज़र से इनपुट करके डेटा रखा जाता है, कंप्यूटेशनल के जो नताइज हैं वो रखे जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये याद रहे, ये मेमोरी लोकेशन आपको मेन मेमोरी जिसको रैम कहते हैं उसमें आपको मिलती है और उस वक्त मिलती है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। और इस मेमोरी मिलने का दौरानिया होगा जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा, उस वक्त तक ये मेमोरी लोकेशंस आपके काम के लिए मख्तस रहेंगी। जैसे ही आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद होगी, वापस मेमोरी लोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के तसर्रुफ में चली जाती है। तो वेरिएबल्स फिर क्या हुआ, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस जिन पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स जब हमने मेमोरी लोकेशंस को नाम देना है, वेरिएबल्स के नाम रखने हैं, तो उसके लिए मखसूस कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने फॉलो करना है। तो वो रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। पहला रूल GW बेसिक के कि वेरिएबल का जो नाम है वो 40 करैक्टर से ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए। 40 करैक्टर से बड़ा अगर नाम होगा तो क्या होगा कि GW बेसिक जो पहले 40 करैक्टर हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी, नेक्स्ट को नहीं रिकॉग्नाइज करेगी। इसलिए बेहतर ये है कि 40 करैक्टर से बड़ा नाम ना दें। और वैसे भी याद ये रहे कि अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल्स को नाम दें, जैसा उनमें डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी मुनासबत से उन्हें नाम दें, मुतलका नाम दें। और नाम भी कोशिश करें कि छोटे नाम आप उनको दें ताकि जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है एक्चुअली तो अमली तौर पर प्रोग्रामिंग करते हुए आपको कम से कम मसाइल का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो पहला हमने जो रूल ये देखा था कि वेरिएबल का नाम नॉट मोर देन 40 करैक्टर्स। चालीस करैक्टर से ज़्यादा। मसलन जैसे आप देखें, आपने वेरिएबल का नाम रखा मार्क्स, इसमें कितने करैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 करैक्टर्स हैं। इसलिए वेरिएबल का जब आपने नाम रखना है तो याद रहे 40 करैक्टर से बड़ा नाम ना हो। दूसरा रूल, GW बेसिक में जब आपने वेरिएबल का नाम रखना है तो नाम रखते हुए आप किस किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और नाम रख सकते हैं। नाम याद रहे, नाम यूनिक ही रखना है, एक नाम दूसरे जैसा ना हो। लेकिन नाम रखते हुए आप कौन कौन से करैक्टर्स क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। अभी ज़रा देखें, एक तो आप यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, ये किसके? इंग्लिश के, बोथ अपर एंड लोअर केस, बड़े और छोटे हरूफ तहजी इंग्लिश के, जैसे ABC इस तरह से, या स्मॉल ABC इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, न्यूमेरिक वैल्यूज़, दूसरे लफ्ज़ों में नंबर्स
ये 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ डेसिमल पॉइंट, ये भी आप इस्तेमाल करके वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा रूल वेरिएबल को नाम देने का वो क्या है? तीसरा रूल ये है कि जब आपने वेरिएबल को कोई नाम देना है तो जो पहला करैक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। हमेशा वेरिएबल का नाम किसी इंग्लिश के हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, ये रूल, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। मसलन जैसे आप नाम रखते हैं मार्क्स, इसमें देखें ये वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ, और बाकी आपने अगर लोअर केस इस्तेमाल कर ली। मार्क्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड नेम है। अगर आपने टोटल मार्क्स लिखने, टोटल मार्क्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड नेम है वेरिएबल का। टोटल डॉट मार्क्स ये भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड नेम है। या नंबर कोई दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, जैसे num1 ये लिया, ये भी वैलिड नेम है वेरिएबल का क्योंकि अल्फ़ाबेट से ये शुरू हो रहा है और न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई। या num.1 ले लिया, ये भी वैलिड नेम है वेरिएबल का। करैक्टर से शुरू होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं और डिजिट्स 0 से लेके 9 तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आप ऐसे लिखते हैं 1.num तो ये इनवैलिड नेम होगा, ये वेरिएबल का नाम आप कतन नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू हो रहा है। डॉट num1 ये भी हम नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं शुरू हो रहा बल्कि डेसिमल पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इस बात को जहन में रखिएगा। इसके बाद चौथा रूल ये है कि वेरिएबल का नाम जब आपने लिखना है तो उसमें ब्लैंक स्पेसेस की इजाज़त नहीं है, खाली जगह नहीं आ सकती। तो ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड, कि ब्लैंक स्पेसेस को अलाउ नहीं किया गया। मसलन अगर आप लिखते हैं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, अब ये देखें ये स्पेस दे दी तो ये वेरिएबल का वैलिड नेम नहीं होगा। उसके बाद पांचवा रूल, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। कि रिजर्व वर्ड्स को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ज़ख़ीरा अल्फाज है या कीवर्ड्स हैं उनको वेरिएबल के नाम के तौर पे नहीं लिख सकते। मसलन वेरिएबल का नाम आप रखते हैं वाइल, ये नहीं रख सकते, इफ़ नहीं रख सकते, प्रिंट नहीं रख सकते, प्रिंट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आप वेरिएबल के नाम में ये भी नहीं रख सकते, जैसे नेम है ये भी नहीं रख सकते। बुक की आपके टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर की एग्जांपल है, उसमें नेम के साथ $साइन लगाया हुआ है और उन्होंने वेरिएबल नाम बनाया हुआ है, वो बुक की एग्जांपल में गलत एग्जांपल दी हुई है तो उसको करेक्शन कर लें। नेम एक रिजर्व वर्ड है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप किसी फ़ाइल को रीनेम करते हैं, तो बेसिक में इस वजह से नेम को भी आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद आगे कुछ एक दो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि
छठा पॉइंट, आखिरी पॉइंट है कि वेरिएबल का जब आपने नाम रखना है तो नाम का आखिरी करैक्टर वो एक मखसूस करैक्टर होता है जिसको टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर कहते हैं, जिससे वेरिएबल की किस्म का पता चलता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का। मुराद ये कि ये वेरिएबल जो है कंटेनर जिसमें डेटा स्टोर करना है, इसमें कैसा डेटा स्टोर हो। डेटा मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है, तो डेटा की किस्म को जाहिर करता है वो करैक्टर, इसीलिए टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर कहलाता है। तो वेरिएबल का नाम का आखिरी करैक्टर टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर भी हो सकता है। मसलन जैसे देखें, लास्ट करैक्टर मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर। ये हो सकता है। मसलन जैसे वेरिएबल का नाम है मार्क्स, दूसरा हम एक वेरिएबल और बनाते हैं एरिया, एक वेरिएबल बनाया वॉल्यूम, एक वेरिएबल बनाया स्टू नेम। अब इसमें ज़रा देखें कि ये यहाँ पे परसेंट का साइन डाला, इसमें मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला, इसमें हैश का साइन, ये डॉलर साइन। ये जो करैक्टर्स हैं ये करैक्टर्स कहलाते हैं टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स। डिक्लेरेशन करैक्टर्स, इन करैक्टर्स से वेरिएबल के नाम के आखिर में एक करैक्टर लगाएंगे। इन करैक्टर से वेरिएबल की किस्म का पता चलता है कि उसमें कैसा डेटा स्टोर होगा। ये टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स कहलाएंगे। परसेंट का साइन इंडिकेट करेगा, परसेंट का साइन इंडिकेट करेगा कि इंटीजर टाइप डेटा होगा, इंटीजर डेटा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंडिकेट करेगा सिंगल प्रिसिजन टाइप डेटा, ये न्यूमेरिक डेटा होगा। इंटीजर भी न्यूमेरिक ही होगा और ये सिंगल प्रिसिजन। हैश क्या होगा? डबल प्रिसिजन टाइप न्यूमेरिक डेटा होगा। और डॉलर साइन इंडिकेट करेगा स्ट्रिंग डेटा। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो सिर्फ नेम और डॉलर साइन लगाया हुआ है, तो वो गलत है। एस नेम लिख लें, स्टू नेम लिख लें, एफ नेम लिख लें। तो इसको नेम से अलग करना है, कोई करैक्टर लगा के शुरू में या इधर एंड पे कुछ लगा दें, लेकिन टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर से पहले लगा के तो आपने उसको मुख्तलिफ करना है नेम से। रिजर्व वर्ड्स वेरिएबल नेम्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। इंटीजर टाइप डेटा जो है ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। सिंगल प्रिसिजन 4 बाइट्स लेगा और डबल प्रिसिजन डेटा 8 बाइट्स लेगा। बाकी जो स्ट्रिंग डेटा है ये स्ट्रिंग लेंथ, जितनी स्ट्रिंग की लंबाई है इतनी ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये तो था टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पढ़ी थी प्रैक्टिकल में, तो उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में चंद एक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन हमने देखी थी लास्ट टाइम, ऑटो की इंस्ट्रक्शन। ऑटो से क्या होता है? ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स जनरेट होते हैं जब हम प्रोग्राम लिखते हैं। और याद ये रहे कि अगर हम लिखते हैं सिंपली ऑटो लिख के और एंटर कर देंगे तो क्या होगा? 10, 20, 30 सो ऑन, इस तरतीब में लाइन नंबर जनरेट होंगे। ऑटो का एक वेरिएंट और भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी लाइन नंबर्स
का आगाज़ कर सकते हैं। और अगर आप 1020 फॉर्मेट यूज़ नहीं करना चाहते और जितना भी इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मसलन आप ऑटो में इस तरह से भी दे सकते हैं, ऑटो 150, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी और ये इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये फिर 9 नंबर कैसे जनरेट करेगा? 100, 150, 200 एंड सो ऑन, इस तरह से। ऑटो को टर्मिनेट करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल C या कंट्रोल प्लस ब्रेक, ये आप प्रेस करेंगे तो ऑटो टर्मिनेट हो जाएगी। ये ऑटो का नया वेरिएंट मैंने आपको सिखाना था। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन है क्लियर की, वो मैंने बतानी है। क्लियर की इंस्ट्रक्शन क्या करती है? क्लियर की इंस्ट्रक्शन से जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वो वैल्यू क्लियर हो जाती है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होगा क्लियर की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिक वेरिएबल की वैल्यू को ये ज़ीरो कर देगा, स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को नल कर देगा। तमाम खुली हुई फाइलें इसके साथ साथ जब क्लियर की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी ये बंद कर देती है। मसलन अगर मैं ए डायरेक्ट मोड में काम करते हैं, a = 10 ये स्टोर किया, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a, तो आप देखें इसने 10 प्रिंट कर देना, ओके का मैसेज आ रहा है, सब अंडरस्टूड। अब मैं क्लियर इस्तेमाल करूँगा, क्लियर एंटर प्रेस कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a, एंटर प्रेस करूँगा तो ये 0 मुझे दे देगा। तो क्लियर ने ये काम किया कि जो न्यूमेरिक वैल्यू थी, वेरिएबल था, उसकी वैल्यू को 0 कर दिया। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन जो आज हमने सीखनी है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं सिखा रहा, वो है किल की इंस्ट्रक्शन। किल की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि किसी भी फाइल को डिस्क से डिलीट करने के काम आती है। मसलन जैसे देखें किल और डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने लिखा myprog.bas, एक्सटेंशन लिखना इस केस में ज़्यादा ज़रूरी है। वजह यह ताकि मतलूबा फ़ाइल ही डिलीट हो और एक से ज़्यादा एक्सटेंशन वाली एक नाम से भी फ़ाइल हो सकती है, तो फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा आपका कंप्यूटर के भाई किसको डिलीट करे, इसलिए एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी। तो किल myprog.bas, इससे मुराद ये होगा कि GWBasic की जो डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें myprog नाम की जो मैंने फ़ाइल बनाई है, बेसिक का प्रोग्राम बनाया है, उसको डिलीट करो तो ये उसको डिलीट करेगा। अगर मैंने किसी और जगह पे पड़ी हुई है तो पूरा पाथ दे दूँगा, तो डबल कोटेशन मार्क्स में पूरा पाथ मेंशन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हो जाएगी। बाकी इंस्ट्रक्शंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, आपने का टास्क ये है कि आपने बाकी वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं आज उनको रिवाइज़ करना है, बुक से आपने देखना है, साथ ही साथ अपने कंप्यूटर पे आपने प्रैक्टिस भी करनी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर वाज़ेह हो गया होगा। किसी किस्म की क्यूरी हो तो मुतल्लिका टीचर से रब्ता कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं डेवलप होंगे, और प्रैक्टिकल के सेक्शन की वीडियो को आपने गौर से देखना है और अपने हाथों से परफॉर्म करना है। एक बार फिर बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप प्रैक्टिकल की वीडियोस को फिर भी देखें। पेरेंट्स को आपने परेशान नहीं करना कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लेके दें। जब आप स्कूल आएंगे तो आप अपनी लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जिनके पास लैपटॉप्स या कंप्यूटर हैं वो लाजमी GWBasic को इंस्टॉल करके अपने प्रैक्टिकल्स लाजमी परफॉर्म करें, तो इससे उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।